क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्यों नहीं आते मैथ्स में 100 में 100 नंबर? क्योंकि बच्चों आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है। आप लोग क्या करते हो, अपना मटेरियल करा, दोस्त का मटेरियल करा, दूसरे कोचिंग करा, अपने कोचिंग करा, आप मटेरियल में उलझ के रह जाते हो। इस टाइम पे आपको करने हैं पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मार्किंग स्कीम कैसे होती है और हमें कितना टाइम मैनेजमेंट उसमें लगाना चाहिए। आपको करनी है टेस्ट सीरीज। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूं 2024 सेट 1 का क्वेश्चन पेपर। दो वीडियो बनाऊंगा। पहली वीडियो में कराऊंगा आपको एमसीक्यू, 20 से 20 एमसीक्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके सेकंड पार्ट में बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक पीवाई करोगे आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद मैं और पीवाईक्यूज डालना शुरू कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन पहले ही लिख के रखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। फटाफट आ जाओ। पहला क्वेश्चन ये था, ये बोला हुआ था कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर से आप मतलब जानते हैं ना, स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और बाकी सारे हमारे जीरो होते हैं। हमें फाइंड करना है a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d इक्वल्स टू व्हाट इज द आंसर। तो सिंपल सी बात है, a b c d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होते हैं, तो जो हमारा 5 है d और a वो दोनों के दोनों 5 हो जाएंगे। क्लियर। b और c जो हमारा दे रखा है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इन सब की वैल्यू पुट करो, यू विल गॉट द रिक्वायर्ड आंसर एंड दैट इज 25। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। एमसीक्यूज हैं, आपके 1 मिनट में खत्म होनी चाहिए, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमें इनवर्स दे रखा है और हमें ए फाइंड करना है। अब तक हमें पता है ए दे रखा होता है, हमें एडजॉइंट निकालना होता है, डिटरमिनेंट निकालना होता है, डिवाइड करते हैं इनवर्स निकल के आता है। अभी उल्टा क्वेश्चन है, तो बच्चों इसमें लगती है प्रॉपर्टीज। सबसे आसान तरीका ये होता है, हमें एक प्रॉपर्टी पता है a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, यानी कि a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे या a इनवर्स को a से करेंगे, वी गॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको कितना करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है फटाफट। 2 बाई 2 की है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 15-20 सेकंड में एक मल्टीप्लीकेशन आराम से हो जाएगी। मैं डायरेक्ट ऑप्शन 2 उठा के देखता हूं। इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो सिंपल सी बात है, 7 0 0 7 आ गया, 7 कॉमन निकाला, 7 7 कट गया, हमारा ये आंसर निकल कर आ गया एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता होगी। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगले दोनों क्वेश्चन भी आपके मैट्रिक्स के थे। आप देखिए पहले चार क्वेश्चन चारों के चारों आपके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के थे, जो कि 12th का इजी टॉपिक माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, थर्ड क्वेश्चन ये रहा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं पहले। थर्ड में दे रखा था ए मैट्रिक्स और आपसे पूछा गया था i माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन। एक तरह की सीरीज चल रही है। अब बच्चा घबरा गया कि भाई सीरीज चल रही है तो किस चीज की है, एपी की है, जीपी की है, एचपी की है, किस चीज की है। खत्म। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एपी जीपी आपने 11th क्लास से पढ़ा हुआ था। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखें ना, यहाँ पर सीरीज की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर आपसे वो क्यूब स्क्वायर वगैरह पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा पहले एक बार स्क्वायर निकाल के जरूर देखना चाहिए। जब मैंने ए स्क्वायर निकाला, ए और ए को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को आती है, मेरा निकल आया नल मैट्रिक्स। अब बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा? चलो एक बार देख लेते हैं। 2 2 4, हमेशा रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होती है। 1 इंटू 4 माइनस का हो गया, पहला 0 आ गया। फिर 2 इंटू 1 माइनस 2, दूसरा भी 0 आ गया। फिर जब मैं इस रो को इस कॉलम से करूंगा अगेन वी गेट 0, इस रो को इस कॉलम से करूंगा अगेन वी गेट 0। उसके बाद आप ए क्यूब निकालेंगे ना, तो ए स्क्वायर इंटू ए करना पड़ेगा। पहली मैट्रिक्स 0 आ चुकी है, ए स्क्वायर, फिर दोबारा सारी 0 हो जाएगी, कितने मल्टीप्लाई कर लो एंड सो ऑन। कितनी भी हाई पावर निकाल लो, सारी मैट्रिक्स 0 होती चली जाएंगी। तो बच्चों एक्चुअल में आपको ना ये फाइंड नहीं करना था, आपको ये फाइंड करना था। ए के बाद तो सब 0 हो गया, तो यू हैव टू फाइंड ओनली i माइनस ए। अब i क्या है? जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होती है उतने ही ऑर्डर की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने i लिखा, उसमें से a माइनस करा, ये मेरा आंसर निकल कर आ गया एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन ए। मेरी ख्याल समझ आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आए वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, फटाफट बताऊंगा तो आपको ही फायदा होगा और वीडियो की लेंथ भी कम बनेगी। तो आप ये देखिए, ये दे रखा है मैट्रिक्स ए, वो आपसे पूछ रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए, उसका भी डिटरमिनेंट। अरे भाई ये क्या पूछ लिया, हमें इतना तो पता है ए इंटू एडजॉइंट ए का फॉर्मूला जो कि होता है ये डिटरमिनेंट ए इंटू आई, और जो मैंने नीचे लिखा हुआ ना 3, वो उतने ऑर्डर का लिखा है जितने ऑर्डर की हमारी ये मैट्रिक्स है। 3 बाई 3 की है, 2 की होती तो मैं 2 लिखता, लेकिन उसने इसका भी डिटरमिनेंट पूछ लिया।
कैसे निकालूंगा? टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ द साइड। अब बच्चों ये जो ए डिटरमिनेंट है ना, इट इज अ कांस्टेंट, और आप लोगों को पता है कि जब भी हम डिटरमिनेंट में से कोई कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, वी गेट पावर। कितनी पावर? जितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, यानी कि अगर 3 है तो ये n की जगह 3 बाहर आ जाएगा, बाकी डिटरमिनेंट a बच जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैंने a डिटरमिनेंट जो कि कांस्टेंट था उसको भी मैंने बाहर निकाला, तो पावर 3 के साथ वो बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है, चाहे वो कितने ही ऑर्डर की हो। यहां पर मैंने 1 पुट कर दिया, तो इसका मतलब हो गया वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर 3। यानी ये कितना दे रखा है हमें, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज द मेन क्वेश्चन। आप लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, इसलिए मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। आप अपने आप सॉल्व कर लेना। यहां से स्टार्ट करेंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये कितना हो गया -2 -3 -5 हो गया। सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आपको, -2 -3, ठीक है, बाकी -0 हो जाएगा, फिर +0 हो जाएगा, बाकी सारे हमारे 0 चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। योर आंसर इज 10। जब आप 10 आपका आ जाएगा, उसके बाद आप क्यूब करेंगे, आपका 1000 निकल कर आ जाएगा। हो सकता है आपको नीचे यहां पर ना दिख रहा हो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट अपने आप सॉल्व कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अरे बाबा रे, फिर से मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया। मतलब मैट्रिक्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर इजी है, बड़ा क्वेश्चन कम देंगे और उसमें से आपको डाल देंगे ऑब्जेक्टिव, और वो भी ऐसे जो आपको हिला देंगे, जिनमें सिर्फ ट्रिक्स लगती हैं या प्रॉपर्टीज लगती हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स निकलती है वो कितने बाई कितने ऑर्डर की निकलती है। आप ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 into 2 की, ये मैट्रिक्स दे रखी है 2 into 4 की, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 दे रखा है। इस 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। तो अगर ये 0 लिखा है तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जितने ऑर्डर की इधर से मैट्रिक्स बचेगी, कितने की बचेगी, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो जो दोनों का, इसका रो और इसका कॉलम, वो गायब हो जाएगा। जो बचेगा 1 into 2 बचेगा, आपको पता है इतने की हमारी मैट्रिक्स बचेगी मल्टीप्लाई करने के बाद। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको पता है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, दिस इक्वल टू दिस। उसके बाद हमें सिर्फ इतना करना है, कंपैरिजन बोथ द साइड। कंपेयर करते ही बच्चों दिस इक्वल टू 0 रखते एक्स की वैल्यू निकल आएगी 2, और ये हमारा आंसर हो गया। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 6 अगेन इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब एमसीक्यूज कुछ इजी भी थे, कुछ नहीं था। वो कह रहा है डिफरेंशिएट करो इसको। बच्चों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सबको पता है एक्सपोनेंशियल का सेम रहता है, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का 2 आ जाएगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में नहीं करना। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, इन दो फंक्शन को अलग अलग मानना होता है। एक को माना मैंने u, एक को माना मैंने v। यहां पर निकाला du by dx, कैसे निकलेगा, एक्सपोनेंशियल का सेम हो गया, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का 2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा आ गया du by dx, ठीक है। du by dx क्या आएगा, पता है फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल का सेम रहेगा, e की पावर x ही आ गया। तो du by dv कैसे निकलेगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो e की पावर जो x है, e की पावर 2x को काट के खाली e की पावर x बना देगा। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। तो व्हाट इज द ऑप्शन, 2e की पावर x, सेकंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो था हमारा, वो था कंटिन्यूटी से, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। आपको पता है कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या होता है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू ओरिजिनल लिमिट, ये होना चाहिए। अब इसमें उसने बोल दिया कि k की वैल्यू निकालो, और वो कह रहा है आपसे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ओरिजिनल लिमिट तीनों की तीनों इक्वल होंगी। ओरिजिनल लिमिट किस पे आएगी, 0 पे, जो कि हमें k दे रखी है। लो भैया मैंने f0 को डायरेक्टली k लिख दिया। और जो लेफ्ट लिमिट आएगी आपकी और जो राइट लिमिट आएगी आपकी, तो बच्चों वो दोनों यहां से आएगी। मतलब x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि 0 नहीं है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि लेफ्ट भी वो होगी और राइट भी वो, यानी फंक्शन दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 0 प्लस 0 माइनस लेने की जरूरत नहीं है, बस खाली एक डायरेक्टली x इक्वल टू 0 लो, फंक्शन लिखो इक्वल टू f0 रख दो। ये हमारा कंटिन्यूटी का रूल होता है। क्लियर। अब तो बस हमें एक लिमिट सॉल्व करनी है। पहला कंसेप्ट क्या होता है, डायरेक्ट पुटिंग। x को 0 पुट करूंगा, 0 बाई 0 की फॉर्म बन जाएगी आपकी, जो कि हमारी अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है।
तो हम लोग क्या करेंगे, रूट वाले में आपको पता है क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। मैंने रेशनलाइज करा, इस वाले साइन का अपोजिट साइन जो प्लस होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला लग गया a माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर हमारा इतना आ गया, 4 से 4 कट गया, x से x ऊपर नीचे कट गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, लिमिट को पुट करना है। लिमिट हमारी 0 पुट करूंगा, k की वैल्यू आ जाएगी √4 नीचे आएगा, उसको 2 लिख दूंगा, 2 + 2 हो जाएगा 4, 1/4 दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k एंड द ऑप्शन इज सेकंड। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको कंटिन्यू कंसेप्ट पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से है। ओ माय गॉड, फेवरेट चैप्टर है सब बच्चों का इंटीग्रेशन। किसी को समझ आता है, किसी को समझ नहीं आता, और जिसको समझ भी आता है ना, जो समझदार भी होता है, वो भी गलत कराता है एग्जाम में। बट बच्चों एमसीक्यू है, 1 नंबर का है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे रखते हैं। पहली बात, उसने दे रखा था 0 to 3 लिमिट है dx/√9 - x²। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है बच्चों, dx/√a² - a² का साइन इनवर्स x/a। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट का स्क्वायर हो, यहाँ पर x का स्क्वायर हो, साइन इनवर्स x/a प्लस ही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करा, 9 को लिखा 3², गॉट इट। अब आप इन दोनों कंपैरिजन करो आपस में, a हो गया आपका 3, तो मेरा आंसर आ गया साइन इनवर्स x/3। मैंने c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट लगेगी। लिमिट लगाने का तरीका ये होता है, अपर लिमिट 3 और नीचे हम लिखते हैं लोअर लिमिट 0, और इस तरह से हम ब्रैकेट में इसको लगाते हैं। अब जब मैं इसको लिमिट लगाऊंगा, पहले 3 पुट होगा तो ये हो गया 3/3 साइन इनवर्स के अंदर, फिर 0 पुट होगा साइन इनवर्स 0/3, गॉट इट। ये पूरा 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये 1 हो जाएगा अब कटने के बाद। साइन इनवर्स 1 आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री। क्लियर, व्हाट इज आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन, गॉट इट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से। उसने कहा था इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। जनरल सॉल्यूशन मतलब ये होता है बच्चों, यू हैव टू इंटीग्रेट, आपको उसको इंटीग्रेट करना है और आपको उसका सॉल्यूशन बताना है। 3 तरीके होते हैं इसके, एक तो होता है वेरिएबल सेपरेबल, एक होता है होमोजेनियस इक्वेशन, एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर साफ दिख रहा है, अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेट कर दूंगा मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने वही करा, इधर उधर ले गया, वेरिएबल सेपरेट करे। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब ये है कि y वाली टर्म एक तरफ हो जाएगी, x वाली टर्म एक तरफ हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। यही इसका तरीका होता है। ठीक है, ये देखिए आप वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, इंटीग्रेशन बोथ द साइड, इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ पर आएगा log y, यहाँ पर आएगा log x, माइनस है तो माइनस में आ ही जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर मेन बात है कि मैंने कांस्टेंट log c क्यों लिया। जब सब टर्म log में आती है ना, तो हम कांस्टेंट भी log में लेते हैं ताकि हम log की प्रॉपर्टी लगा सकें। ठीक है, अब मैंने क्या करा, log x को मैं इधर ले आया, लो भैया इधर आ गया, ये प्लस में आ गया। अब log की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, अगर log a प्लस log b है तो इसको हम लिख सकते हैं log a इंटू b। ये बच्चों log की एक प्रॉपर्टी होती है, गॉट इट। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, log x इंटू y, ये log c है ही। अब दोनों को मैंने सिर्फ कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन बोथ द साइड, एक्स वाई इक्वल टू सी, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। अब आप कहोगे सर इसमें कुछ ट्रिक तो बताओ। बच्चों ट्रिक सिर्फ इतनी सी है, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ा है। इंटीग्रेशन में कई बच्चे डरते हैं, कोई बात नहीं, नहीं आती, नो प्रॉब्लम। 4 ऑप्शन है ना, इनको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जिस ऑप्शन का डिफरेंशिएशन ये क्वेश्चन बन जाए वो आपका आंसर हो गया। इट इज वेरी इजी ट्रिक, इट इज वेरी इजी ट्रिक। ठीक है, मैं आपको एक बार ये करा के भी दिखा देता हूं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। दिस ट्रिक इज वेरी इजी। देखो कैसे होगा। पहला ऑप्शन हमारा आंसर आया था ना, पहले को उठा लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू सी। इसको मैंने डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स रो का dy बाई डी एक्स, वाई रो का, ठीक है, एक्स का हो गया आपका 1, कांस्टेंट का हो गया आपका 0। तो आप खुद देखो, जब मैं इसको एलसीएम लूंगा, y dx इक्वल टू 0, मेरा क्वेश्चन बन गया। गॉट इट। ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को फटाफट खत्म करने के लिए, ताकि आपका टाइम सेव हो। क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया भाई, लिख दिया। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का था। इट इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बट वही बात है ना, ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी मतलब ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं था, इन्होंने एक्सरसाइज में उठाया हुआ था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, उसका आपसे पूछा गया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन सीधी क्वेश्चन का नहीं, उसकी उल्टी क्वेश्चन का। आप ये देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन दे रखी है। 2 फॉर्म होती है, एक ये जो कि हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, और एक इसकी रिवर्स जो कि ये होती है dx अपॉन dy। यहाँ पर py की जगह px होगा। ठीक है, q जो q होगा यहाँ पर तो होगा qx का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है हमारा q y का फंक्शन हो।
क्लियर? तो हमारी बिल्कुल रिवर्स फॉर्म दे रखी है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको दोनों तरीके से करके देखना पड़ेगा। जब मैं इसको dy बाई dx निकालूंगा ना तो y अपॉन ये पूरा का पूरा आ जाएगा, वो सेपरेशन नहीं हो पाएगा, फॉर्म नहीं बन पाएगी। तो मैंने क्या करा, मैंने dx अपॉन dy निकाला। यहां पर हमारी एक्स टर्म आ गई। जब मैं इसको कंपैरिजन करूंगा सेकंड फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म से नहीं करा मैंने, सेकंड फॉर्म से करा, तो बच्चों मेरा p निकल के आएगा 1 अपॉन वाई नेगेटिव का, q निकल कर आएगा 2y। गॉट इट? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा भाई? उसका फॉर्मूला होता है ये रहा, e की पावर इंटीग्रेशन p dy। अगर ये वाली फॉर्म होती इंटीग्रेशन e की पावर में p dx होता। गॉट इट? कुछ नहीं करना, p की वैल्यू रखो, इंटीग्रेशन आपको करना आती है, 1 अपॉन y का log y होता है, ये पावर log की पावर में चढ़ जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा आपका y की पावर -1 1 अपॉन y। अब आप पूछोगे सर इसका आंसर y की पावर -1 कैसे आ गया? तो बेटा एक फॉर्मूला ये और होता है, एक्सपोनेंशियल में log का बेस अगर e है, जो कि हमारा होता ही है इसमें, तो जो यहां पर आंसर है ना वही आपका आंसर होता है। ये आपका एक फॉर्मूला और होता है। गॉट इट? तो व्हाट इज आंसर? 1 अपॉन y, ऑप्शन डी। मतलब एमसीक्यूज इजी भी थे। 11th क्वेश्चन आपका बच्चों आया था वेक्टर में, ए वेक्टर का मॉडुलस 1 है, बी वेक्टर का मॉडुलस 2 है, ए डॉट बी इक्वल्स टू √3 दे रखा है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, जो उनके बीच का एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग। वो आपसे पूछ रहा है एंगल निकालना है 2a और -b वेक्टर के बीच का। तो सबसे पहले मैंने मान लिया लेट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज थीटा। क्लियर? अब एंगल की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, स्केलर प्रोडक्ट लगेगा या वेक्टर प्रोडक्ट लगेगा। वेक्टर की कहीं कुछ दे नहीं रखा, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ही यूज कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, इन दोनों का बच्चों डॉट प्रोडक्ट लिया, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका मॉड इंटू इसका मॉड इक्वल टू इन दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। ठीक है, ये आप लोगों को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पर अलग सॉल्व होगा, यहां पर अलग। पहले मैं यहां करता हूं, यहां देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा मॉडुलस में से, a मॉडुलस आपको पता है 1 हो गया, दे रखा है हमें, b मॉडुलस आपको पता है 2 दे रखा है, वो भी हमने 2 रख दिया। तो ये साइड तो हमारी क्लियर हो गई। अब इस साइड में क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर, -1 कांस्टेंट बाहर ले लो, 2 इंटू दिस -2 हो गया, a डॉट बी बचा। a डॉट बी भी हमें गिवन है, दैट इज √3, वो भी रख दिया मैंने। तो बच्चों पूरी इक्वेशन एक साथ जब आप सॉल्व करोगे ना तो cos थीटा आ जाएगा -√3/2। अब जिसकी जितनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री, वो फटाफट आंसर उसका एंगल निकाल सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं √3/2 होता है cos 30 डिग्री, π/6 लिखते हैं, और माइनस बाहर है तो उसको मैं उस क्वाड्रेंट में लेके जाऊंगा जिसमें cos नेगेटिव होता है। तो पहला क्वाड्रेंट कौन सा पड़ता है, फर्स्ट, उसमें पॉजिटिव होता है। दूसरा कौन सा पड़ता है, उसमें cos क्या होता है, नेगेटिव। तो हम दूसरे में चले जाएंगे, तो 180 माइनस जो भी एंगल है वो लिख दूंगा, तो ये हो गया 5π/6। नाउ कंपैरिजन बोथ द साइड, थीटा इज इक्वल टू 5π/6। ये मेरा इसका आंसर आ गया। इसके ऑप्शंस में यहां पर लिखना भूल गया था, मैं आपको बता दूं देयर आर 4 ऑप्शंस। एक π/6 दे रखा था, यहां लिखता हूं, एक दे रखा था आपका π/6, एक दे रखा था आपका π/3, एक दे रखा था आपका 5π/6 जो कि हमारा आंसर आ चुका है, एक दे रखा था आपका 11π/6। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका वेक्टर का ही दे रखा है, बट इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। पहले वाले में तो हो सकता है कोई बच्चा अटक भी जाए, ये तो कुछ है ही नहीं। 3 वेक्टर दे रखे हैं, वो कह रहा है किसकी साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ऑब्ट्यूज की, आइसोसेलेस की, राइट ट्रायंगल की। सिंपल सी बात है, साइड पूछ रहा है, लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। अब आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो चलो पहले मैं आपको एक बार उसका फॉर्मूला भी देता हूं, मैग्नीट्यूड होता क्या है, सो दैट इट विल क्लियर टू यू। अगर आपका ये दे रखा है, ठीक है, इफ दिस इज अ वेक्टर, ठीक है, तो इसका मॉडुलस होता है रूट में इन दोनों का स्क्वायर, तीनों का, जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म है, ये आपका मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। तीनों का मॉडुलस निकाल लो, इसका √6 आ गया, इसका √35 आ गया, इसका √41 आ गया। साफ दिख रहा है, पहले इसका रूट, इसका c का स्क्वायर, c मॉडुलस का जो आपका स्क्वायर आएगा, ठीक है, वो बाकी दोनों के मॉडुलस के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इट इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो योर आंसर इज 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका वेक्टर का क्वेश्चन है और बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। उसने दे रखा है ए हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, उसका मॉडुलस उन्होंने ए लिखा हुआ है, और उसने बोला है a क्रॉस i, a क्रॉस j, a क्रॉस k, इनके मॉडुलस के स्क्वायर का सम निकालना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो a तो हमें पता ही नहीं क्या है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने a मान लिया xi प्लस yj प्लस zk।
अब जैसे जैसे वो कह रहा है ना वैसे वैसे करते चले जाओ, एक आध मिनट जरूर लगेगा लेकिन आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। उसने क्या बोला, ए क्रॉस आई निकाल लो। लो भैया ए क्रॉस आई निकाला। मैं इस पूरे को जो मैंने ए माना उसको आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। बाकी सब में आपको पता है साइक्लिक ऑर्डर चलता है। जे क्रॉस आई माइनस के हो गया, के क्रॉस आई कितना हो गया आपका, जे हो गया। क्लियर। जब आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर मॉडुलस आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे आपका स्क्वायर होकर ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली जैसे मैंने आई से मल्टीप्लाई करा वैसे ही अगर मैं इसको जे से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये टर्म्स आ जाएंगी, मॉडुलस लूंगा स्क्वायर लूंगा। ऐसे अगर मैं के से करूंगा, मॉडुलस लूंगा स्क्वायर लूंगा, ये टर्म्स आ जाएंगी। जब ये तीनों आ जाएंगी तो इसको हमें सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करते ही आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2y स्क्वायर आ जाएगा, 2z स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक आ गया। अब हमने a क्या माना हुआ था, एक्स आई वाई जे और जेड के, तो बच्चों मॉडुलस ऑफ a कितना हो गया, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और स्क्वायर करूंगा तो आपकी ये टर्म आ जाएगी। और यहां पर आप देखो यही आ रहा था, तो दैट मीन्स माय आंसर इज 2a स्क्वायर। तो व्हाट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बच्चों दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए हैं। दोनों 3D के हैं, दोनों बहुत इजी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें उसने पूछा है वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ऑफ द लाइन पासिंग 1 -1 0 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिंपल सा लॉजिक है। ये इक्वेशन होती है बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला आए तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जिसमें ए होता है आपका पॉइंट। पॉइंट उसने दे रखा है, रख दिया, ठीक है। और बी कैसे निकलेगा, साफ बोला हुआ है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसके डी होते हैं 0 1 0, यानी कि अगर y के पैरेलल है तो 0 1 0, ठीक है, x के पैरेलल है तो 1 0 0, मतलब जिस एक्सिस की बात कर रहा है उसको 1 लेके बाकी दोनों को 0 कर देना। क्लियर। वो आपने b की वैल्यू यहां रख दी, b वेक्टर की वैल्यू। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, एंड आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ था ही नहीं इसमें। सेकंड में आ जाओ। इसमें उसने बोला हुआ है दो लाइन दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म है, परपेंडिकुलर बोला हुआ है, p निकालना है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला तो हमें पता है। क्या पता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर इज इक्वल टू 0, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ डीसी इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, डी आर निकालने से पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स और वाई जेड सारे पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर। तो मैंने सबको पहले पॉजिटिव करे और सिंगल होने चाहिए, साथ में कोई नहीं होने चाहिए मल्टीप्लाई में। तो पहले मैंने इधर पॉजिटिव करे, इसको घुमाया -2 आ गया। क्लियर, बाकी सब ठीक थे। इसमें 2 कॉमन निकाला, दोनों में से 2 कॉमन निकाल के देखो काट दिया, 3/2 आ गया। ये ठीक था, ये ठीक था। नाउ इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके जो नीचे वाले हैं -2 3 1, ये पहले के डीआर हो गए। इसका जो डिनोमिनेटर है p -1 7, ये दूसरे के डीआर हो गए। इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रखूंगा, क्यों, क्योंकि लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब जब आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, सॉल्व करोगे, p की वैल्यू आ जाएगी 2, and that is the required answer, option number C. Question 16 and question 17 both are very easy question for MCQ. Question 16 दे रखा है बच्चा LP का, question 17 आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी का। इसमें उसने टोटल ये हमें एक डायग्राम दे रखा है और उसने फिजिबल रीजन बना दिया, ये शेड कर दिया उसने रीजन, ठीक है। और वो बोल रहा है आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है z की इस रीजन के अकॉर्डिंग। हम लोगों को पता है कि जब भी हम LP सॉल्व करते हैं तो जो हमारा शेडेड पोर्शन आता है, जो फिजिबल रीजन आता है, जो बाउंडेड रीजन आता है, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसी पे मैक्सिमा या मिनिमा आता है। हमें ना मैक्सिमा निकालना ना मिनिमा निकालना, हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना, क्योंकि उसने खुद ही पूछ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो हमें जो पॉइंट दे रखे हैं ना, दीज आर द 4 पॉइंट, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये सी दे रखा है, बी दे रखा है, ए दे रखा है। इन चारों पॉइंट को उठा के आप जेड में पुट कर दो। ये 0 आ गया, 0 रखूंगा 0, 50 रखूंगा 50 आ जाएगा। ये यहाँ पर 20 रखूंगा तो 80 हो गया, 30 रखूंगा तो 30, 80 प्लस 30 110 हो गया। सी पुट करूंगा तो आपका 120 आएगा। तो इन चारों में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, भाई ये रही मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं था। अच्छा, इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी में उसने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अंग्रेजी में लिखा हुआ था, ठीक है। और उसने आपसे पूछा था कि प्रोबेबिलिटी निकालो जब x वैल्यू 2 ले, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया px2। अब देखो सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 1। तो हमें कुछ नहीं करना, जो ये प्रोबेबिलिटीज है ना नीचे, इन सबको इक्वल रख के, मतलब प्लस करके इक्वल टू 1 रख दो। क्यों, सबसे पहले जो ये कांस्टेंट है ना के, ये निकालना बहुत जरूरी है, उसके बाद तो आप निकालोगे। तो सबको मैंने ऐड करा, इक्वल टू 1 रखा, मेरा के निकल आया। के कितना निकल आया, के निकल आया 1/5।
अब वो आपसे पूछ रहा है कि जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाई 2k होगी। लो, और k कितना निकला 1/5, तो व्हाट इज आंसर 2/5, ऑप्शन बी। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। क्वेश्चन ये था फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स माइनस साइन एक्स। उसने बोला था कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसके अकॉर्डिंग आपको के की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। वी हैव 4 कंडीशंस। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमें सिर्फ इतना करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, क्लियर। डिफरेंशिएशन अगर आपको ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो खाली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसमें स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगता। इसी तरह से अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है तो लेस देन 0, अगर खाली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लेस देन इक्वल टू 0। दीज आर द 4 कंडीशंस जो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अब इसमें दे रखा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो मैंने इसी कंडीशन यूज करी, डिफरेंशिएशन को रखा हमने ग्रेटर देन इक्वल टू, खाली ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, क्लियर। जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा इसका k, साइन का मिलेगा cos, तो k माइनस कॉस है ग्रेटर देन 0 आ गया। अब हमारे को यहीं से बताना है कि k की एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है, किससे छोटी होगी किससे बड़ी होगी, तो ये डिपेंड करेगा आपका cos पे। हमें पता है cos की जो वैल्यू होती है 1 और -1 के बीच में लाई करती है। वो कह रहा है k में से cos को माइनस करो तो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर मैं cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 यहां पर रखता हूं तो व्हाट आई गेट, k -1 ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन 1, तो k कम से कम 1 से बड़ा होना ही होना चाहिए, तभी यहां पर पॉजिटिव आएगा, नहीं तो यहां पर नेगेटिव हो सकता है। दूसरी बात, k 1 के इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर k 1 के इक्वल हो गया और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई तो 1 - 1 0 हो जाएगी, हमें 0 थोड़ा चाहिए, हमें उससे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो व्हाट इज आंसर, माय आंसर इज k ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 दोनों के दोनों हमारे थे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। आपको पता है किस तरह से आते हैं, इसमें हमारे 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन था दोनों के दोनों करेक्ट हो और जो रीजन है ना वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। दूसरा ऑप्शन था दोनों के दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा जो हमारा था वो ये था कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। चौथा हमारा ये था ये फॉल्स है ये ट्रू है। मतलब इस तरह के 4 ऑप्शन दे रखे थे, मुझे नहीं पता थर्ड और फोर्थ कौन सा था, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। अब देखो हम इसको करते हैं। अशन दे रखा है रिलेशन में, रिलेशन दे रखा है उसने x प्लस वाई इज अ प्राइम नंबर फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल। सबसे पहली बात मैं रिलेशन देखना चाहता हूं क्या होगा। उसने ये भी बोला हुआ है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब हमें ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जब एक एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से हो। इफ अ एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और उसका फंडा क्या है, उसका फंडा ये है हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं, ठीक है, और उसका उसी से रिलेशन निकाल के देखते हैं, यानी कि x रिलेटेड x, और वो क्या दे रखा है दोनों का सम प्राइम होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों का सम करूं आई गॉट 2x इज प्राइम, ये है या नहीं बस हमें ये चेक करना है। आप खुद देखिए x हमारा नेचुरल नंबर है, अगर मैं x को 1 रखता हूं व्हाट आई गेट 2, यस इट इज अ प्राइम। लेकिन अगर मैं x को 2 रखता हूं व्हाट आई गेट 4, x को 3 रखता हूं व्हाट आई गेट 6, दिस इज नॉट अ प्राइम, दिस इज नॉट अ प्राइम। भाई अगर ट्रू हो तो हर नंबर के लिए हो ना, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये सिर्फ एक केस के लिए प्रूव हो रहा है, बाकी के लिए प्राइम नंबर नहीं बन रहा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यस दिस इज ट्रू, ये हमारी ट्रू हो गया। ओके उसके बाद वो कहता था नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्या 2n हमारा कंपोजिट नंबर होता है? वही पुट करके देखेंगे। अगर n को 1 रखूंगा आई गॉट 2, 2 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। आपको पता है 2 क्या होता है, 2 होता है हमारा प्राइम नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। इफ अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो वो सिंपल सी बात है 4 के 3 फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1 हो गया, ठीक है, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, लेकिन 2 के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे 1 और 2। तो अगर मैं n को 2 पुट करता हूं यस कंपोजिट निकल आएगा। n को मैं 3 पुट करता हूं 6 आ जाएगा, यस अगेन 6 इज अ कंपोजिट, क्योंकि 6 के हमारे 1 2 3 6 4 फैक्टर होंगे। इज इट क्लियर? तो हमारा वाला जो हमारा रीजन था दिस रीजन इज फॉल्स, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। तो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन डी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ये है क्वेश्चन नंबर 20, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। अगेन इट इज वेरी इजी, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप ये देखो वो ये कह रहा है आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z
z हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, अकर एट इनफाइनाइट पॉइंट। सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारे को इस तरह का डायग्राम दे रखा है, एरिया शेड कर रखा है, इसी के बारे में आपसे बात पूछ रहा है, बच्चों आपको साफ दिख रहा है जो एरिया है वो हमारा बाउंडेड है, यानी कि हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, दीज आर द 4 कॉर्नर पॉइंट्स। और हमको पता है अगर बाउंडेड एरिया होता है चारों तरफ से क्लोज, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पे सॉल्यूशन आता है, उन्हीं पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज आती हैं। हमें दे रखा है कि इनफाइनाइट पॉइंट पे अगर करेगी, दैट इज फॉल्स, तो यानी कि उसने बोला है गलत, एक गलत बात बोल दी है। अब रीजन क्या दिया उसने, रीजन दिया है फॉर बाउंडेड फिजिबल रीजन, बिल्कुल सही बोला है उसने, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट, यानी कि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स पे सॉल्यूशन अकर करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू, यही मैं आपको बताने जा रहा था जो मैंने आपको यहां पर समझाया है। क्लियर, बाउंडेड में कॉर्नर पॉइंट्स पे सॉल्यूशन अगर करते हैं तो मैक्सिमम अगर वैल्यू होगी तो इन चारों में से ही होगी। गॉट इट। अब हमारा जो इसका आंसर होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन डी। क्लियर। अब एमसीक्यू मैं आपको इस वीडियो में करा चुका हूं, 20 के 20 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसके हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को फॉरवर्ड कर देना, एक एक ट्रिक एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा। बाय एवरीबॉडी।